मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूँ आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ आपके साथ आपके दोस्त प्रीति नेकी। तो एक घंटे का हमारा ये खबरों का सफर शुरू हो चुका है। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम दोनों हाजिर हैं आपके लिए फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन लेकर। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगले 1 घंटे आप हमारे साथ बने रहिए और इस बुलेटिन को आप देखिए और थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कीजिए, क्योंकि इस बुलेटिन को देखने के बाद एक बात की तो गारंटी है, आपको आज का न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको न सिर्फ न्यूज़पेपर के टॉप हेडलाइंस बल्कि डिटेल रिपोर्ट इस बुलेटिन में देखने को मिलेगी। तो अगले 1 घंटे के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, महीना मई का है, लेकिन सुबह के मौसम में ठंडक ऐसी है जैसे कि नवंबर में होती है। वैसे ऐसे मौसम के मिजाज को क्या ही कहा जाए। पहाड़ों की बात करें तो वहाँ पर जमकर बर्फबारी हो रही है और मैदानी इलाकों की बात करें तो 11 राज्यों में जमकर बारिश हो रही है। बिल्कुल सही कहा प्रीति। और देखो, मौसम इतना सुहाना हो रहा है, सुबह का मौसम तो खास तौर पर इतना खुशनुमा होता है कि पूरा दिन अच्छा बन जाए। लेकिन मुश्किलें बढ़ रही हैं उन श्रद्धालुओं की जो 4 धाम यात्रा के लिए देवभूमि उत्तराखंड पहुंचे हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देख लीजिए। मई के महीने में मौसम ने करवट बदली तो पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई। 11 से ज्यादा राज्यों में बिन मौसम बरसात हो रही है। कहीं ओले पड़ रहे हैं तो कहीं ठंड जैसी ठिठुरन है। तस्वीर केदारनाथ की है, जहां हो रही बर्फबारी के चलते पहाड़ बर्फ से ढक गए हैं। शाम होती ही वहां का तापमान गिरकर -4 डिग्री तक आ गया है। बावजूद इसके केदारनाथ और बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। बाबा केदारनाथ और बम भोले का जाप करते वक्त तमाम मुश्किलों के बीच अपने आराध्य का दर्शन और पूजन कर रहे हैं। मई के महीने में केदारनाथ में हो रही भारी बर्फबारी ने मौसम विभाग को भी हैरान कर दिया है। इस आने वाले समय में मौसम के और बिगड़ने के आसार भी हैं, जिसे देखते हुए खराब मौसम की वजह से केदारनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। केदारनाथ आने वाले यात्रियों को जहां ठहरे हैं वहीं रुकने को कहा गया है। मौसम विभाग ने 3500 मीटर से ऊपर वाले स्थानों पर ओलावृष्टि, बारिश और बर्फबारी की भविष्यवाणी करते हुए राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया है। अलर्ट के बाद मंगलवार सुबह 11 बजे केदारनाथ यात्रा को रोक दिया गया। अब मौसम ठीक होने के बाद ही केदारनाथ यात्रा शुरू होने की संभावना है। बद्रीनाथ धाम का भी कुछ यही हाल है। खराब मौसम को देखते हुए पुलिस यहाँ मुनादी कर लोगों को सावधान कर रही है। चारधाम यात्रियों से अनुरोध है कि बद्रीनाथ धाम एवं केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी हो रही है। आप सबसे अनुरोध है कि आप जहां भी रुके हैं वहीं ठहर जाएं। बद्रीनाथ हो या केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री समेत राज्य के ज्यादातर इलाकों में हो रही बारिश से ठंड बढ़ गई है। लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। ऐसे में प्रशासन तीर्थ यात्रियों से मौसम अच्छा होने के बाद ही यात्रा की अपील कर रही है। तो इस वक्त चारधाम यात्रा में केदारनाथ बद्रीनाथ के यात्रा पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, क्योंकि जमकर बर्फबारी हो रही है। लेकिन भारी संख्या में श्रद्धालु वहां पर अभी भी मौजूद हैं जो बम बम भोले के जयकारे लगा रहे हैं। लेकिन प्रीति, बहुत जरूरी है कि लोग इस बर्फबारी के दौरान अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। बिल्कुल श्वेता, आपने सही कहा। और देखिए, अगर बर्फबारी हो रही है या फिर बारिश हो रही है तो पहाड़ों में जाना सही नहीं है। जोखिम भरा आपका सफर हो सकता है। वैसे भक्ति ठीक है, श्रद्धा ठीक है, आस्था ठीक है, लेकिन अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए। दरअसल राजस्थान की कोटा की हम बात कर रहे हैं, जहां पर एक जालसाज बाबा ने किस तरीके से लाखों लोगों को और उनको चूना लगा दिया है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए आप। आस्था और अंधविश्वास के चक्कर में लोग अक्सर ढोंगी बाबाओं के चंगुल में फंस जाते हैं और अपनी गाढ़ी कमाई भी गंवा बैठते हैं। ठगी का ऐसा ही मामला सामने आया है राजस्थान के कोटा से। यहाँ एक ढोंगी बाबा ने सोने की ईंट और सिक्कों के नाम पर महिला से 1,65,000 रुपए ठग लिए। इसमें इनकी कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी क्या बता के दिया था आपको? बोला था कि सोने की हो जाएगी 9 दिन में और हम बिकवाएंगे। बहुत बार झांसा दे दे के बार बार हमें आरती कर करके। पीड़ित के मुताबिक बाबा ने मिट्टी की ईंट को सोने का बनाकर लाखों रुपए में बिकवाने का झांसा दिया। बाबा ने ईंट को कपड़े में बांध कर दिया और कहा कि रात के समय पूजा करनी है। जब वो कहेंगे तभी ईंट खोलनी है। मामूली ईंट सोने की बन जाएगी। बाबा के झांसे में आकर लोगों ने लाखों रुपए उन्हें सौंप दिए। अभी फिर बाद में उन्होंने 55,000 और लिए मेरे से। एक चीज और दी कि अब ये ले जाओ, मैं 2 लाख रुपए दे दूंगा आपको। तो क्या चीज दी आपको? वही ईंट दी, बांध के फिर दोबारा। ठीक। कपड़ा खोलने पर सोने की जगह पॉलिश की हुई ईंट निकली। पीड़ित लोगों ने जालसाज बाबा के खिलाफ उद्योग नगर थाने में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है।
आरोपी बाबा का नाम मांगीलाल मेघवाल है। बताया जा रहा है कि हजारों लोग उनके अनुयायी हैं और वो गरीबी दूर करने का झांसा देता है। आरोपी ने कोटा समेत आसपास के जिलों के कई लोगों को ठगा है। इस तरीके से शातिर बाबा ने भोले भाले लोगों को गरीबी मिटाने का झांसा दिया, उन्हें फंसाया। सोने की ईंट के चक्कर में बेचारे जो लोग थे, गरीब लोग, उनकी गाड़ी कमाई को ले लिया और बेचारे लोगों ने उनको अपनी कमाई दे भी दी। अब जिसके बाद लोग परेशान हैं और लगातार थाने के वो चक्कर लगा रहे हैं। इधर अगर थाने के चक्कर ये गरीब लोग लगा रहे हैं तो कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगाने पड़ रहे हैं द फिल्म केरला स्टोरी के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में फिल्म को बैन करने की अपील की गई है और फिल्म को मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बताया गया है इस याचिका में। रिपोर्ट देखिए आप। फिल्म द केरला स्टोरी अपने कंटेंट को लेकर विवादों में है। लेफ्ट समेत कई पार्टियां फिल्म के ट्रेलर का विरोध कर रही हैं। मंगलवार की शाम जेएनयू कैंपस में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग की गई, जिसको लेकर कैंपस का माहौल गर्म हो गया। लेफ्ट और राइट विंग के छात्र संगठन आमने सामने आ गए। फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान एबीवीपी छात्रों ने भारत माता की जय के साथ जोरदार प्रतिक्रिया दी, लेकिन वामपंथी छात्र संगठनों ने फिल्म की स्क्रीनिंग का विरोध किया। फिल्म द केरला स्टोरी 5 मई को बड़े पर्दे पर रिलीज होनी है, लेकिन फिल्म पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इस पर जल्द सुनवाई की मांग को लेकर आज मेंशनिंग हो सकती है। जमीयत उलेमाए हिंद ने फिल्म के रिलीज पर रोक की मांग की है और कहा है कि फिल्म में ब्रेन वॉश, लव जिहाद, हिजाब और इसीस जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ये फिल्म पूरे मुस्लिम समुदाय को बदनाम करती है। हालांकि इससे पहले केरल हाईकोर्ट फिल्म पर बैन लगाने से इनकार कर चुका है। आई थिंक किसी को भी ड्रग करना और उसे मैनिपुलेट करना ड्रग करने के बाद और पैसे के लिए किसी को झूठा प्यार करना बहुत गलत बात है, चाहे वो केरला में हो या यूके में हो या किधर भी हो, तो बहुत बड़ी। फिल्म में केरल के 32,000 लापता लड़कियों की कहानी होने का दावा किया गया है, जिनका ब्रेन वॉश करके उन्हें इस्लाम कबूल करने को मजबूर किया गया और बाद में ISIS आतंकी बना दिया गया। तो बड़े पर्दे पर यह फिल्म 5 मई को रिलीज होने वाली है, लेकिन इस पूरे विवाद के बीच जेएनयू में इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, जिस दौरान लेफ्ट और राइट विंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो एक बार फिर से आपस में भिड़ते हुए नजर आए। दरअसल जेएनयू में जो छात्र संगठन थे वो आमने सामने आ गए। वैसे अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में भी कोतवाली में जमकर बवाल हुआ है। दरअसल यहाँ पर एसपी सिटी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। इतना ही नहीं, वहाँ पर हाथापाई भी हुई है। क्यों हुई है हाथापाई, देखिए 1 मिनट में आप। कोतवाली में हंगामा, सिटी एसपी के साथ हाथापाई की ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की हैं। सांसद प्रतिनिधि सुशील मौर्य और सिटी एसपी के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बदसलूकी को लेकर बहस हो गई। विवाद इस कदर बढ़ गया कि दोनों हाथापाई पर उतर आए। किसी तरह लोगों ने बीच बचाव किया। सांसद प्रतिनिधि सुशील मौर्य ने सिटी एसपी पर मारपीट का आरोप लगाया है। मैं बोला कोई बात होता है तो मेरे को सिखाओगे, मैं IPS हूँ, देख लूंगा। बोलता मैं बोला कैसे देख लोगे, तुमको ही मारूंगा। बोलता मतलब मारो। मेरे साथ बदतमीजी करते हुए बाहर आए। उसके बाद अंदर पे मैं TI, दोनों TI और CSP थे। उस टाइम मेरे साथ जाति माँ बहन का गाली बकते हुए मेरे साथ हाथापाई। आरोप है कि सिटी एसपी विकास कुमार ने गुटखा खाकर आने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की, जिसको लेकर सांसद प्रतिनिधि सुशील मौर्य कोतवाली पहुंचे थे। लेकिन सिटी एसपी ने गाली गलौज करते हुए उन्हें भी चैम्बर में ही तमाचा जड़ दिया, जिसके बाद हंगामा और ज्यादा बढ़ गया। इसमें CCTV सहित जो भी गवाह वहां उपस्थित थे उन सभी का कथन और टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर इसकी जांच व्यवस्था। बवाल की खबर मिली तो विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा और विधायक रेखा चंद्र जैन भी कोतवाली पहुंच गए। कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता सिटी एसपी पर कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। सिटी एसपी के खिलाफ शिकायत की गई है। तो देखिए जगदलपुर में जिस तरीके से एसपी सिटी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हुई है, वाकई ये हैरान करने वाला वाकया है। वैसे सवाल IPS अधिकारी को लेकर उठ रहे हैं कि क्या इस तरह का बर्ताव करना उनको सही लगा। वैसे अगर सवाल उठ रहे हैं तो सबसे ज्यादा सवाल तो आजकल प्रीति दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल पर उठ रहे हैं। ऑपरेशन शीश महल के तहत जो खुलासे हुए हैं उस पर वो चुप भी साधे हुए हैं, लेकिन रेनोवेशन के नाम पर जो करोड़ों रुपए उन्होंने खर्च किए उसकी जांच अब शुरू हो गई है। इसके अलावा देश की और कौन सी बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं 2 मिनट के हमारे सेगमेंट में। टाइम्स नाउ भारत की
ऑपरेशन शीश महल का बहुत बड़ा असर हुआ है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सीएम आवास के रेनोवेशन पर खर्च की जांच शुरू हो गई है। एलजी ने चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया था। हालांकि आप ने जांच के आदेश को असंवैधानिक बताया था। बीजेपी आज भी केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन करेगी। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम इसमें शामिल होंगे। तिहाड़ जेल में अपराधी टिल्लू ताजपुरिया की हत्या ने सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। टिल्लू की हत्या की जिम्मेदारी गोल्डी बरार ने ली है। टिल्लू रोहिणी कोर्ट में गोली कांड का आरोपी था। गोल्डी गैंग के 4 कैदियों ने टिल्लू पर हमला किया था। पहले प्रिंस तेवतिया और अब टिल्लू की हत्या ने तिहाड़ प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल ये है कि गैंगवार में अगला नंबर किसका होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी की तुलना योगी से की है और उन्हें बिहार का सीएम चेहरा बता दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार की जनता योगी जैसे सीएम की मांग कर रही है और इसके लिए सम्राट चौधरी को नामित किया है। वहीं सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर बिहार में बीजेपी की सरकार आई तो कभी दंगे नहीं होंगे, भेदभाव मिटाकर विकास होगा। गाजीपुर कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई है। योगी सरकार अब अंसारी गैंग पर और शिकंजा कसने की तैयारी में है। लखनऊ में माफिया की मुख्तार वाली गली ध्वस्त होगी। सूत्रों के मुताबिक माफिया के 12 अवैध निर्माण पर जल्द बुलडोजर चलेगा। वाराणसी में भी मुख्तार की अवैध संपत्तियां ध्वस्त होंगी। काशी में 100 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क करने की तैयारी है। अहमदाबाद में सरेआम पिटाई का सनसनीखेज वीडियो वायरल हुआ है। नारोल विस्तार इलाके में रहने वाले जुबैर अंसारी नाम के शख्स पर जानलेवा हमला किया गया। कार सवार आरोपियों ने शख्स की स्कूटी पर टक्कर मारी और फिर उस पर लाठी डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तो देश की तमाम बड़ी खबरें हमने आपको दिखाई जिन पर पूरे दिन हमारी नजर रहने वाली है, लेकिन अभी आगे बढ़ते हुए एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बजरंग दल को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर निशाना। पीएम मोदी बोले जय बजरंग बली बोलने वालों से कांग्रेस को दिक्कत। शाह ने भी कहा कई साल से तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है कांग्रेस पार्टी। कर्नाटक चुनाव के लिए सभी दलों ने झोंकी ताकत। आज पीएम मोदी की 3 अलग अलग रैलियां। जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी और गडकरी भी करेंगे प्रचार। वहीं गुलबर्गा में प्रियंका गांधी का आज रोड शो। टाइम्स नाउ भारत के ऑपरेशन शीश महल का बहुत बड़ा असर। सूत्रों के मुताबिक एलजी ने दिए दिल्ली सीएम आवास के रिनोवेशन की जांच के आदेश। रिनोवेशन पर खर्च की जांच तेज हुई। जंतर मंतर पर 11वें दिन भी पहलवानों का प्रदर्शन जारी। आज आपके एमएलए, पार्षद और कार्यकर्ता भी आंदोलन में होंगे शामिल। बृजभूषण सिंह ने खिलाड़ियों का फ्यूचर खराब करने का लगाया आरोप। और ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर टेस्ट में नंबर 1 बनी टीम इंडिया। 14 महीने बाद हासिल की टॉप रैंकिंग। T20 रेटिंग में भी पहले स्थान पर भारत। बीसीसीआई ने ट्वीट करके खिलाड़ियों को बधाई दी। इन एसोसिएशन विद MDH सुपर हिंग, शुद्धता का असली तड़का। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कांग्रेस की करते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना पीएफआई से कर दी है, जिसके बाद बीजेपी और हिंदूवादी संगठन काफी आग बबूला है। और ऐसे में बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस को हिंदू विरोधी करार दे दिया है। 1 मिनट में देखिए पूरी खबर। कर्नाटक में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया कि अगर कांग्रेस सरकार बनी तो पीएफआई की तरह बजरंग दल पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। बस फिर क्या था, बजरंग दल पर बैन के मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई। प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे कांग्रेस पर हमला बोल दिया। देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है।
जिस मैनिफेस्टो को सिर और माथे से लगाया, अब उसी मैनिफेस्टो पर सवाल उठ रहे हैं। बजरंग दल की तुलना पीएफआई जैसी आतंकी संगठन से किए जाने पर बीजेपी भड़की हुई है, जिसके चलते बीजेपी कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताने में जुट गई है। बजरंग दल बैन किए जाने की घोषणा पहले की तस्वीर और भी दिलचस्प है। देखिए, पूजा की टोकरी पर अक्षत और कुमकुम बरसा रहे हैं, जिसके बाद उस टोकरी में किताबों को निकाला गया और बारी बारी से सब में बांट दिया गया। जिन्हें भी ये किताब दी गई, उन्होंने पहले उसे अपने माथे से लगाया, फिर ढके आवरण को उतारा, किताब का विमोचन किया। ये कोई धार्मिक किताब नहीं, बल्कि कर्नाटक कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, जिसे पूरे हिंदू विधि विधान के साथ पूजा कर जारी किया गया। ऐसे में दिलचस्प बात यह है कि एक कर्नाटक चुनाव जीतने की जो पार्टी हिंदू विधि विधान का सहारा ले रही है, वहीं पार्टी कट्टर हिंदुत्व की छवि रखने वाले बजरंग दल पर पाबंदी लगाने की बात भी कर रही है। और इसमें सवाल तो ये भी है कि आखिर कांग्रेस की मंशा क्या है, क्योंकि एक तरफ तो जो कांग्रेस के नेता हैं वो मंदिर जाते हैं, प्रीति मत्था टेकते हैं। इसके अलावा देखा हमने कि मैनिफेस्टो जारी करने से पहले भी उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की, और दूसरी तरफ हिंदूवादी संगठनों पर ही बैन लगाने की बात कहते हैं। और देखिए किस तरीके से कांग्रेस के मैनिफेस्टो के खिलाफ बजरंग दल ने दरअसल यहाँ पर हल्ला बोल दिया, और ऐसे में बीजेपी नेता भी जमकर कांग्रेस पर तीखे हमले बोल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने इसके पीछे क्या तर्क दिया है, इस रिपोर्ट में देखिए आप। कर्नाटक में कांग्रेस की ओर से घोषणा पत्र जारी होते ही बवाल मच गया। कांग्रेस से सरकार बनने पर जिस बजरंग दल पर बैन लगाने की बात की, उसके कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। वे पीएफआई जैसे आतंकी संगठन से खुद की तुलना किए जाने पर भड़के हुए हैं। चुनाव से पहले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ हमला बोल दिया। बेंगलुरु की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में आग लगा दी, जबकि बीजेपी ने अपने तीखे बयानों से कांग्रेस पर प्रहार करने से जरा से भी चूकी नहीं। कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, ये कंप्लीट मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट मैनिफेस्टो है। जिन्ना भी जिंदा होता था तो ऐसा मैनिफेस्टो कभी नहीं देता था, मेरा विश्वास है। लेकिन आज आप जिन्ना से भी नीचे चला गया। अब प्रधानमंत्री मोदी का यही बयान कांग्रेस पार्टी को कांटे की तरह चुभ रहा है। ऐसे में पार्टी के नेता पीएम के इस बयान को सांप्रदायिक बताकर चुनाव आयोग के सामने ले जाने की तैयारी में जुट गए हैं। हैरानी की बात यह है कि बजरंग दल बैन मामले में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर ही हमलावर नजर आए और पार्टी से पूछ डाला कि उन चुनावी वादों का क्या हुआ जब बाबरी मस्जिद गिराए जाने पर कांग्रेस ने मस्जिद वही बनाने का संकल्प किया था। कांग्रेस पार्टी जब बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ था, तो डेमोलिशन के बाद कांग्रेस पार्टी का एक रेजोल्यूशन है पार्टी का कि हम दोबारा वहां मस्जिद बनाएंगे। समझिए आप, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उनका रेजोल्यूशन है उनकी पार्टी का कि हम बाबरी मस्जिद को वहीं बनाएंगे। क्या हुआ वहां पे फिर? अब कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में बजरंग दल की पाबंदी को लेकर जो ऐलान किए हैं, उस पर छिड़ा सियासी संग्राम जल्द खत्म होता नहीं दिख रहा है। तो देखिए, बजरंग दल पर बैन का वादा कर कांग्रेस ने तुष्टीकरण की चाल फेंकी है श्वेता, और ऐसे में कई आम हिंदू नाराज ना हो, इसकी भी कोशिश की जा रही है। वैसे सबसे अहम सवाल है कि अब देखना होगा कि इस पूरे सियासत को लेकर, बयानबाजियों को लेकर के किसको फायदा पहुंचता है विधानसभा चुनाव में। लेकिन इतना जरूर है क्योंकि बीजेपी के कई सियासी दिग्गजों की चुनावी रैलियां कर्नाटक में है, ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के बयानबाजी बीजेपी की तरफ से भी नजर आ सकती है। कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल एक नया मुद्दा बन गया है। हिंदू आस्था के साथ जोड़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बजरंग दल की तुलना राम मंदिर से क्या की। पार्टी के बाकी नेता भी सुर से सुर मिलाते हुए कांग्रेस पर टूट पड़े। कांग्रेस सालों से एपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर रही है। पहले उन्होंने सालों तक भगवान श्री राम को ताले में रखा और अब उनको बजरंग बली के नाम से भी परहेज है। प्रधानमंत्री की दहाड़ और गृहमंत्री अमित शाह के प्रहार के बाद बारी थी कांग्रेस की। ऐसे में कांग्रेस की ओर से पवन खेड़ा ने कमान संभाली और प्रधानमंत्री के बयान को बजरंग बली का अपमान बता दिया। बजरंग दल की तुलना बजरंगी से करेंगे और हम बर्दाश्त कर लेंगे, ये अपमान नहीं सहेंगे। हम कैसे अपमान कर सकते हैं वो बजरंग बली का? इसे विवाद कहे या चुनावी हथकंडा, दोनों ही पार्टियां बजरंग बली के नाम पर एक दूसरे को घेरने में लगी। इधर दिल्ली में भी बजरंग दल का मुद्दा गर्माता जा रहा है। बीजेपी की ओर से पीयूष गोयल ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाए जाने के मामले को चैलेंज किया और इसकी शिकायत चुनाव आयोग से कर दी। और हमने इलेक्शन कमीशन से मांग की है कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए श्री खड़गे जी पर, मल्लिकार्जुन खड़गे जी पर, श्री प्रियंक खड़गे जी पर, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एनफोर्स हो और तुरंत वहाँ पे निर्देश जाए कि इस प्रकार की जो कांग्रेस की तरकीबें हैं, कांग्रेस की जो सोच है, इस पे
इसको बंद किया जाए। इधर विश्व हिंदू परिषद ने भी कांग्रेस पर तन सिर से जुदा गैंग के साथ खड़े होने का आरोप लगाया। जहां जहां भी पीएफआई के लोग सरतन से जुदा गैंग के रूप में खड़े हुए और कांग्रेस की सरकारों ने उनका समर्थन दिया, वहां वहां बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रत्येक लोकतांत्रिक तरीके का प्रयोग करके उस सरतन से जुदा गैंग के आतंक को समाप्त करने के काम में। दोनों ही पार्टी मुद्दों के बजाय चुनावी एजेंडे को सांप्रदायिक रंग देने में जुटी है। ऐसे में देखना यह होगा कि इस खेल में चुनावी जीत किसके हाथ लगती है। और गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने दशकों तक श्री राम को ताले में बंद रखा और अब बजरंग दल को बैन करने की बात कह रही है। और देखिए, ऐसे में देखना ये होगा कि जिस तरीके से बजरंग दल को लेकर जो सियासी घमासान शुरू हुआ है वो किसको फायदा देगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन अगर आज कर्नाटक की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता कर्नाटक में रैली करेंगे, यानी कि अब इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी भी काफी देखने को मिलेगी। बजरंग दल पर सियासी घमासान के बीच कर्नाटक में चुनावी संग्राम और तेज हो गया है। बीजेपी के चुनाव प्रचार की कमान खुद प्रधानमंत्री मोदी ने संभाल रखी है। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी प्रचार के मैदान में हैं। दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। प्रधानमंत्री मोदी आज भी कर्नाटक में 3 जनसभा करेंगे। मुदाबिद्रे, अंकोला, बेलहोंगल में पीएम मोदी की रैली है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रामनगर में रोड शो करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और नितिन गडकरी भी आज कर्नाटक में रैली करेंगे। प्रियंका गांधी भी आज झंडी और बीदर साउथ में रैलियों को संबोधित करेंगी। इसके अलावा गुलबर्गा में रोड शो भी करेंगी। इससे पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने 3 जनसभाओं को संबोधित किया था। कलबुर्गी में रोड शो शुरू करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने वहां के बच्चों से मिले थे। बच्चों से मुलाकात का पीएम का वीडियो वायरल है। तो देखिए किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा और ये कहा कि वही कांग्रेस है जिसने भगवान श्री राम को दशकों तक ताले में बंद रखा और अब बजरंग दल पर बैन की तैयारी कर रही है। तो देश की बात तो लगातार हम करते रहेंगे। फिलहाल विदेशों में क्या हालचाल है वो भी आपको दिखाते हैं। कैसे वेनेजुएला में सैलरी पर संग्राम मचा हुआ है, तो चीन में एक फैक्ट्री कैसे आग के गोले में तब्दील हो गई, सब कुछ सिर्फ 2 मिनट में। ये तस्वीरें अमेरिका के इलिनॉइस से आई हैं। यहाँ पर कुदरत ने भारी तबाही मचाई है। डस्ट स्टॉर्म से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चली, जिससे विजिबिलिटी 0 हो गई, जिसकी वजह से हाईवे पर 60 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गयी। अमेरिका के वर्जीनिया में भी कुदरत ने कहर बरपाया है। इस टॉर्नेडो की वजह से भारी तबाही हुई। चंद मिनटों के अंदर ही आसपास के इलाकों की बिजली और गैस सप्लाई ठप हो गई। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि बड़े बड़े पेड़ उखड़ कर गिर गए। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां पलट गईं। भारी तादाद में लोगों की भीड़ नजर आ रही है। एक इमारत में काले धुएं का गुबार उठ रहा है। बिल्डिंग के सामने लोग नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को धकेलने के लिए पुलिस आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल कर रही है। तस्वीरें फ्रांस की राजधानी पेरिस से आई हैं। यहाँ पर रिटायरमेंट कानून को लेकर लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। तस्वीरें वेनेजुएला के काराकास से आई हैं। यहाँ पर मजदूर दिवस के दिन बड़ी रैली हुई, जिसमें पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जोरदार झड़प हुई। ये सभी लोग अटॉर्नी जनरल के दफ्तर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन इन्हें बीच में ही रोक लिया गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से न्यूनतम वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की मांग की है। वीडियो चीन के शेंडोंग प्रोविंस से आया है। यहाँ पर एक केमिकल प्लांट में जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। धमाके के बाद फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसको बुझाने में फायर फाइटर्स को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि गैस रिसाव से प्लांट में धमाका हुआ।
तो दुनिया की खबरें हमने आपको दिखाई। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सियासी संग्राम की, क्योंकि निकाय चुनाव होने हैं और ऐसे में सभी सियासतदानों की तरफ से बयानों के बाण छोड़े जा रहे हैं। जी हाँ, सीएम योगी ने कल प्रयागराज में कहा कि किस तरीके से यूपी के युवाओं के हाथ में पहले तमंचा होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब उनके हाथ में टैबलेट रहता है। अब इस बयान के जवाब में अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। 4 मई को होने वाले निकाय चुनाव के पहले फेज से पहले समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी दंगल छिड़ा हुआ है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव माफिया अतीक ब्रदर्स हत्याकांड के बाद से ही चुनावी माहौल में यूपी की कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाले अखिलेश का नजरिया अलग है। वे अपने हर बयान में मजहबी रंग घोल रहे हैं। इस बार अखिलेश ने सीएम योगी के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें सीएम योगी ने कहा था कि आज युवाओं के हाथों में तमंचा नहीं है बल्कि टैबलेट है। मुख्यमंत्री जी से पूछिए कि आपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या किया है, तो वो कहेंगे तमंचा। उनसे पूछिए कि आपने सीवर सिस्टम के लिए क्या किया है, बोला तमंचा। बोला आपने स्मार्ट सिटी के लिए क्या काम किया, बोला तमंचा। सवाल पूछो तो कहेंगे तमंचा। तो ऐसे मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद करोगे। अतीक अहमद की हत्या के बाद से ही समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने माफिया अतीक को बेकसूर बताने में जरा भी देरी नहीं की। सहारनपुर गए अखिलेश ने भी बीजेपी पर कुछ इसी तरह का आरोप लगाते हुए बेकसूर लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने का दावा किया। हालांकि सहारनपुर के विकास को लेकर अखिलेश ने सीएम योगी से तीखे सवाल भी पूछे। उन्होंने सहारनपुर में ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बाद भी शहर की दुर्दशा, सड़क में गड्ढे और क्षेत्र का समुचित विकास नहीं होने पर बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े किए। तो देखिए, मौका चुनावी है तो लाजमी सी बात यह है कि बयानबाजी तो होगी ही, लेकिन शायद अखिलेश यादव को गुंडा माफियाओं पर बुलडोजर एक्शन पसंद नहीं है, इसीलिए तो वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। बिल्कुल, और इसके पहले आजम खान ने भी सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। आजम खान एक बार फिर से अपने बयान को लेकर के चर्चा में हैं। हम हारे नहीं हैं, न हम पार्लियामेंट हारे हैं, न हम असेंबली हारे हैं। देश के चलाने वालों अच्छी तरह जानते हो हमें हराया नहीं जा सकता, इसलिए हटाया गया। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान राग अलाप रहे हैं। निकाय चुनाव में अपने दर्द का हाल बयां कर रहे हैं। जिस रामपुर में कभी आजम खान का सिक्का चलता था, आज हालात ऐसे हो गए हैं कि निकाय चुनाव में भी वोट पाने के लिए आजम खान को अपनी विधायकी जाने का रोना रोकर जनता से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देने की अपील करनी पड़ रही है। इसी साल फरवरी में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को भी विधानसभा सदस्यता से हाथ धोना पड़ा था। अब उसी बात का बार बार जिक्र कर आजम खान बीजेपी को घेर रहे हैं। वोट देने का हक खत्म हुआ है, वोट मांगने का हक अभी खत्म नहीं हुआ। निकाय चुनाव में प्रचार कर रहे समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। वे खुद को जनता के सामने एक पीड़ित की तरह पेश कर रहे हैं। दरअसल यूपी में 4 मई को निकाय चुनाव के पहले फेज का मतदान होना है। अब देखना है कि जिस रामपुर में कभी आजम खान की सल्तनत थी, वहां के निकाय चुनाव में इस बार ऊंट किस करवट बैठता है। वो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए, यही हाल आजम खान का भी है। देखिए, विधायकी चली गई, रामपुर का किला ढह गया, बावजूद इसके वो अभी भी ये कह रहे हैं कि हमें हरा नहीं सकते थे। सही कहा आपने। और देखिए, वैसे कहते हैं ना कि घमंड अच्छा नहीं होता है। जरा सोचिए किस तरीके से जिन लोगों ने घमंड किया वो मिट्टी में मिल गए। हम बात अतीक अहमद की कर रहे हैं, उसके गुर्गे की कर रहे हैं। कभी वो भी बहुत घमंड किया करता था, उसको लगता था कि बस उसकी ही चलेगी, लेकिन आज तस्वीर सबके सामने है। पति शाइस्ता अपने गुर्गों के साथ अपनी जान बचाने के लिए, यूं कह लीजिए कि पुलिस से बचने के लिए भागती भागती फिर रही है। रिपोर्ट देखिए। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के बेहद करीबी वकील खान शौलत हनीफ की पुलिस रिमांड मंजूर हो गई है। पुलिस ने 7 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी थी, लेकिन सीजेएम कोर्ट ने सिर्फ 12 घंटे की रिमांड दी है। आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक हनीफ पुलिस कस्टडी में रहेगा। उसके बाद उसे फिर से नैनी जेल में ट्रांसफर करना होगा। पुलिस की पूछताछ में हनीफ उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े बड़े राज उगल सकता है। दूसरी तरफ उमेश पाल हत्याकांड में शामिल 5 लाख के इनामी शूटर अरमान बिहारी की तलाश में पुलिस ने छापेमारी तेज कर दी है। एसटीएफ ने मंगलवार को गद्दोपुर कच्छार में अरमान की तलाश में सर्च अभियान चलाया। अरमान बिहारी के साथ लेडी डॉन शाइस्ता परवीन के भी छिपे होने की खबर पुलिस को मिली है।
दूसरी तरफ वक्त की संपत्तियां हड़पने में अतीक के गिरोह की भूमिका की जांच शुरू हो गई है। सरकार के निर्देश पर प्रशासनिक अधिकारी तमाम शिकायतों की गोपनीय जांच कर रहे हैं। पुलिस ने अतीक के खास गुर्गे मोहम्मद उस्मान उर्फ छर्रा की करीबियों पर भी शिकंजा दिया है। उमेश पाल की पत्नी जयपाल ने सीएम योगी का धन्यवाद किया है। तो तमाम खबरें आपने देखी और दिखाएंगे। एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी हर एक खबर। एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय की नई फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है और आखिर दीपिका पादुकोण क्यों हो रही है सोशल मीडिया पर ट्रोल, देखिए एंटरटेनमेंट का फुल डोज। हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। फिल्म द केरल स्टोरी रिलीज से पहले ही काफी विवादों में है। 5 मई को फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने भी वाली है, लेकिन उससे पहले ही इस फिल्म पर सेंसर बोर्ड की कैंची चल गई है। बोर्ड ने फिल्म पर 1-2 नहीं बल्कि 10 कट लगाए हैं और फिल्म को ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज होने की अनुमति दे दी है। मैं अकेली नहीं हूँ इस खेल में। ऐश्वर्या राय स्टारर फिल्म पुनियन सेल्वन 2 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। ये फिल्म महज 4 दिनों के अंदर ही 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है। वर्ल्ड वाइड भी इस फिल्म ने काफी अच्छा कलेक्शन किया है। बता दें पुनियन सेल्वन 2 तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी भाषा में रिलीज की गई है। मेकर्स को आने वाले दिनों में भी अच्छी कमाई की उम्मीद है। एक्ट्रेस आलिया भट्ट का मेट गाला में डेब्यू काफी सुर्खियों में है। इवेंट में आलिया के लुक्स की काफी तारीफ भी की जा रही है, लेकिन इसके साथ ही दीपिका पादुकोण ने भी अपने सोशल अकाउंट पर ऑस्कर की कुछ बिहाइंड द सीन फोटोज शेयर की है, जिस पर आलिया के फैंस ने दीपिका को ट्रोल किया है। यूजर्स ने कहा कि लगता है आलिया के मेट गाला इवेंट से दीपिका काफी इनसिक्योर हो गई है। एक्टर कार्तिक आर्यन, जो हमेशा अपनी फिल्मों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं, इस बार भी सोशल मीडिया पर काफी छाए हुए हैं। लेकिन इस बार माजरा फिल्म नहीं बल्कि कुछ और है। दरअसल कार्तिक ने अपने बॉडीगार्ड की शादी में शामिल होकर फैंस का दिल जीत लिया, जिसकी तस्वीर कार्तिक ने अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर की है। एक्टर रणबीर कपूर के चाहने वाले भी कम नहीं है, लेकिन वो सोशल मीडिया से काफी दूर रहते हैं, जिस पर अक्सर चर्चा उठती है। अब इस पर एक्टर रणबीर कपूर ने चुप्पी तोड़ी है। एक्टर ने एक इंटरव्यू में कहा है कि उन्हें अपने फैंस से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया की जरूरत नहीं है, बल्कि वो अपनी फिल्मों के जरिए फैंस के साथ काफी कनेक्ट रहते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बाबा बागेश्वर धाम के सरकार धीरेन्द्र शास्त्री की, जो कि बिहार जाने वाले, पटना जाने वाले से पहले तेज प्रताप यादव ने उन्हें धमकाया था और अब बिहार के शिक्षा मंत्री ने भी उन्हें चेतावनी दी है। जी हाँ, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा है कि अगर किस तरीके से बागेश्वर बाबा ने नफरत फैलाने वाली बयानबाजी की तो उनको भी आडवाणी की तरह जेल में डाल देंगे। सुनिए। बागेश्वर धाम सरकार के नाम से विख्यात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर बिहार में सियासत कड़ी दर कड़ी सुलगती जा रही है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बीजेपी और आरजेडी के बीच वार पलटवार जारी है। अजीब बात है, जिस सरकार ने बाबा बागेश्वर को बिहार आने की अनुमति दी, जिस सरकार के आदेश पर प्रशासन ने धीरेन्द्र शास्त्री को बिहार में प्रवचन और कथा करने की अनुमति दी, उस सरकार के मंत्री ही बाबा बागेश्वर पर हमला कर रहे हैं, उन्हें धमका रहे हैं। वो आने जाने से प्रजातंत्र है, कोई कहीं आ जा सकता है, उसको छोड़िए ना। लेकिन ये कह रहा हूँ कि वो अगर गंदे काम करने आएंगे तो बिहार इजाजत नहीं देगा। अगर आप नफरत पैदा करने आए हो तो आडवाणी भी जेल गए थे और लोग भी जाएंगे। आडवाणी की तरह बाबा बागेश्वर को जेल में डालने की धमकी देने वाले ये बिहार के वही शिक्षा मंत्री है जिन्होंने रामचरितमानस का अपमान किया था। तब शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर प्रसाद ने मानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया था। दूसरी ओर बाबा बागेश्वर के पटना पहुंचने पर आयोजन समिति की तरफ से भव्य तैयारियां की गई है। धीरेन्द्र शास्त्री 12 मई को पटना पहुंचने वाले हैं। बाबा 12 तारीख को आएंगे, अभी जो सूचना है, और लगातार 15 तारीख को जो है दिव्य दरबार का कार्यक्रम हुआ, जिसमें आप लोग देखते होंगे बाबा को जो पर्ची जो निकलता है वो दिव्य दरबार 15 तारीख को होगा और अंतिम दिन जो है विभूति वितरण होता है, तो वो कार्यक्रम अंतिम दिन रहेगा। भले ही बाबा बागेश्वर के पटना आगमन पर सियासत तेज है, लेकिन आयोजन समिति को पूरा भरोसा है कि धीरेन्द्र शास्त्री का बिहार में कहीं विरोध नहीं है।
बिहार की धरती पर बाबा का संतों की तरह स्वागत होगा। तो ये बिहार के वही शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था। दरअसल चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ करार दिया था। तो बिहार में उनके इस बयान के बाद सियासी घमासान छिड़ना तय है। इधर महाराष्ट्र की सियासत में भी काफी उथल पुथल कर नजर आई। जब शरद पवार ने अध्यक्ष पद से इस्तीफे का ऐलान किया, उसके बाद पार्टी में बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया। आप देखिए इस रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर। 2024 के आम चुनाव से पहले शरद पवार ने एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। पवार के इस्तीफे से महाराष्ट्र की राजनीति में घमासान छिड़ गया है। पवार के समर्थन में उनके फैसले पर फिर से विचार की अपील कर रहे हैं। पवार के समर्थक उनसे फैसले पर फिर से विचार करने की अपील कर रहे हैं। पवार के फैसले से एक तरफ जहां महागाड़ी गठबंधन मझधार में लटक गया है, वहीं दूसरी तरफ एनसीपी की कमान किसके हाथ में होगी, इसको लेकर भी घमासान तेज हो गया है। सवाल यह है कि सुप्रिया सुले के सिर पर पार्टी का ताज सजेगा या फिर भतीजे अजीत पवार के हाथ में होगी एनसीपी की बागडोर। मंगलवार की शाम सुप्रिया सुले और अजीत पवार मीडिया के सामने आई। उन्होंने कहा कि साहब ने 2 से 3 दिन का समय मांगा है, वो फैसले पर विचार करेंगे। कि जो मांग है कि मैंने इस्तीफा वापस लेना चाहिए, उसके लिए मुझे 2 से 3 दिन सोचने के लिए वक्त कार्यकर्ताओं को देना पड़ेगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पवार के इस्तीफे को एनसीपी का आंतरिक मामला बताया है। इस पर अभी कुछ बोलना जल्दबाजी होगी। इस बीच एक बड़ी खबर जो आ रही है वो आपको बताते हैं, क्योंकि ये हर आम नागरिक से जुड़ी हुई उन लोगों से जो फ्लाइट्स में यात्रा करते हैं, क्योंकि बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि गो फर्स्ट एयरलाइंस दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां एनसीएलटी में वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग के लिए आवेदन किया गया है। 3 और 4 मई की सभी उड़ानें फिलहाल रद्द कर दी गई हैं। डीजीसीए को इस फैसले की जानकारी भी दे दी गई। आपको बता दें, वाडिया ग्रुप की एयरलाइन है गो फर्स्ट, जो अब दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुकी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 3 और 4 मई की सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। जो पैसेंजर से उन्हें दिक्कत हो रही है, क्योंकि जिन्होंने भी 3 और 4 मई की अपनी टिकट गो फर्स्ट एयरलाइंस के जरिए ली थी, अब फ्लाइट्स रद्द होने की वजह से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं और ऐसे में यात्री नाराजगी भी जता रहे हैं। हालांकि डीजीसीए को ये जानकारी गो फर्स्ट एयरलाइंस की तरफ से फिलहाल दे दी गई है। और आपको बता दें कि गो फर्स्ट वाडिया ग्रुप की एयरलाइन है, जो फिलहाल दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुकी है। एनसीएलटी में वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग के लिए भी आवेदन एयरलाइन दे चुकी है। 3 बजे मेरठ से निकला था, मुझे अहमदाबाद जाना था। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि फ्लाइट रद्द हो गई है। आप कौन सी फ्लाइट थी? मेरी फ्लाइट सुबह 6:10 पे थी। ये फ्लाइट है 32A क्राफ्ट गोयर। हाँ, गोयर का है। दिक्कतों का सामना करना आपका। सुबह 3 बजे उठ के मैं मेरठ से यहाँ के लिए आया हूँ और यहाँ आने के बाद मुझे जानकारी हो रही है कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। कोई ठीक से बताने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इतनी परेशानियां हो रही हैं, इतने जरूरी काम थे हमारे, वो सारे के सारे रुक गए। फ्लाइट वालों को कम से कम सोचना चाहिए, सारे पैसेंजर्स परेशान हैं। हमने पूरा मुश्किल से एक हॉलीडे प्लान किया था लेह के लिए विद फैमिली, और सारे टिकट्स बुक कर लिए थे, होटल्स बुक कर लिए थे। आज वेडनेसडे 3 मई से लेके 8 मई तक के लिए जाने की फ़्लाइट हमारी गोएयर के साथ थी और आने की फ़्लाइट हमारी स्पाइस जेट के साथ थी। अभी ये हाइट इसमें ये है कि 3 को जब हम जा रहे हैं तो गोएयर कह रहा है कि मेरी फ़्लाइट चल नहीं रही है और आपको अगर लेना है तो आप पूरा रिफंड ले लो। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गो फर्स्ट एयरलाइंस को डीजीसीए ने नोटिस जारी किया है। दरअसल डीजीसीए ने गो फर्स्ट एयरलाइंस से 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। इस की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उड़ान संचालन रद्द करने के लिए ये जवाब एयरलाइन से मांगा गया है। दरअसल गो फर्स्ट ने 3 और 4 मई की सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं, जिसके बाद पैसेंजर्स काफी परेशान हैं। और ऐसे में आप गो फर्स्ट एयरलाइंस को डीजीसीए ने नोटिस जारी किया है, जवाब मांगा गया है गो फर्स्ट एयरलाइंस से कि आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं 3 और 4 मई को, क्योंकि गो फर्स्ट ने अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। अब देखिए, उड़ान संचालन रद्द करने पर यह जवाबदेही देनी होगी गो फर्स्ट एयरलाइंस को। 24 घंटे के अंदर गो फर्स्ट एयरलाइंस को अपना जवाब भी दाखिल करना होगा, यानी कि 24 घंटे का समय है गो फर्स्ट एयरलाइंस के पास डीजीसीए की तरफ से जो जवाब मांगा गया है जवाब देना होगा। दरअसल 3 और 4 मई को सभी उड़ानें गो फर्स्ट एयरलाइंस ने अपनी रद्द कर दी है, जिसके बाद पैसेंजर्स काफी परेशान है। उनका कहना है कि उनको कुछ भी नहीं बताया गया है। बिल्कुल, तो सवाल गो फर्स्ट एयरलाइंस से पूछे जा रहे हैं
और सवाल ये भी है कि आखिर यात्रियों को जो परेशानी हो रही है उसका जिम्मेदार कौन होगा। लेकिन सवाल तो बिहार की कानून व्यवस्था पर भी प्रीति उठ रहे हैं, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं कि आखिर अपराधियों से सरकार उनकी रक्षा कब करेगी। बेगूसराय में 24 घंटे के अंदर 3 बड़ी वारदात से सनसनी मच गई है। ये तस्वीरें बेगूसराय के बीरपुर थाना क्षेत्र की हैं। सोमवार की रात गेहनपुर पंचायत के मुखिया सुखराम महतो को गोली मारकर घायल कर दिया गया था। सुखराम महतो आरजेडी नेता भी हैं। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। और ये भूतपूर्व मुखिया गेहनपुर पंचायत के भूतपूर्व मुखिया रहे। आरजेडी का भी नेता, आरजेडी के पार्टी आरजेडी में कार्यकर्ता, वहाँ वरिष्ठ कार्यकर्ता आरजेडी के। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने मंगलवार को मुख्य आरोपी को पकड़ लिया और उसको इतना पीटा कि उसके अस्पताल में मौत हो गई। आरोपी का नाम सौरभ कुमार था। पुलिस का कहना है कि आरोपी शातिर अपराधी था और हत्या के केस में आरोपी था। ये भी बात सामने आई है कि सौरभ महतो अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वर्ष 2020 में एक मर्डर केस में का अभियुक्त भी था और जो अभी बेल में बाहर था। और भी अपराधी की जांच हम लोग पता कर रहे हैं और अग्रतर कार्रवाई इसमें की। आरजेडी नेता पर हमले ने एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर बेगूसराय में अपराधियों ने 3 बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। इससे पहले बलिया थाना इलाके के भवानंदपुर में महिला गवाह की हत्या कर दी गई थी। मंगलवार को गया में भी बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारकर हत्या कर दी। चंदौती थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर वारदात को अंजाम दिया गया। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्तार अंसारी गैंग पर सरकार का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। मुख्तार अंसारी का जो भी अवैध निर्माण है उसको ध्वस्त किया जाएगा, उस पर बुलडोजर चलेगा। दरअसल लखनऊ में माफिया की मुख्तार वाली गली ध्वस्त होगी। निकाय चुनाव खत्म होते ही बुलडोजर कार्यवाही शुरू हो जाएगी। मुख्तार के 12 अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन होगा। वाराणसी में भी मुख्तार की अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया जाएगा। आपको बता दें कि 100 करोड़ की अवैध संपत्ति को कुर्क करने की तैयारी में प्रशासन है और ऐसे में देखिए मुख्तार अंसारी गैंग पर सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है। मुख्तार के 12 अवैध निर्माण हैं जिन पर बुलडोजर चलेगा। इतना ही नहीं, लखनऊ में माफिया की मुख्तार वाली गली भी है जिसको ध्वस्त किया जाएगा। दरअसल इंतजार निकाय चुनाव खत्म होने का है। जैसे ही निकाय चुनाव खत्म होंगे उसके बाद एक बार फिर से बुलडोजर वाली कार्यवाही शुरू हो जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर शिकंजा कसता जा रहा है। इधर चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं दिल्ली में चल रहे रेसलर्स के प्रोटेस्ट के बारे में क्या कुछ अपडेट है। दरअसल पिछले 10 दिन से दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके समर्थन में वहां पर नेताओं का तांता भी लग रहा है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ रेसलर्स का धरना प्रदर्शन पिछले 10 दिन से जारी है। बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण के खिलाफ पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं। पहलवानों के समर्थन में विपक्षी पार्टी के नेताओं का जमावड़ा लगा है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के बाद आज आप विधायक, पार्षद और 360 गांवों के प्रतिनिधि जंतर मंतर पहुंचेंगे। सभी पहलवानों के साथ एकजुटता दिखाएंगे। वहीं कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने बृजभूषण की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। पूरी भाजपा एक अपने सांसद के पक्ष में आके खड़ी हो गई, लेकिन बेटी के न्याय दिलाने के लिए सामने कोई नहीं आ रहा। आज तो बृजभूषण सिंह ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कहेंगे तो इस्तीफा दे देंगे। तो यानी कि मूक सहमति इनके शीर्ष नेतृत्व तक है। तो वहीं बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि ये विरोध मेरे इस्तीफे से आगे बढ़ चुका है। अब ये प्रदर्शन मोदी जी का विरोध हो गया है। सरकार का विरोध है, मोदी जी का विरोध है और जितने ऐसे लोग हैं जो कई वर्षों से मोदी जी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, उनका ये मंच बन गया है। बृजभूषण का कहना है कि जांच मेरे ऊपर चल रही है। एक अखाड़ा और एक परिवार के अलावा कोई पहलवान इनके सपोर्ट में नहीं आ रहे। ये समाज को भ्रमित कर रहे हैं। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। श्वेता, क्या है बड़ी खबर? बड़ी खबर यह है कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं और सभी सियासी दिग्गज अपना पूरा दमखम वहां पर लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से वहां मौजूद होंगे। बीजेपी का धुआंधार प्रचार देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज 3 अलग अलग जनसभाएं होने वाली है, जिसमें मुदाबिद्रे, अंकोला और बेलहुंगल में। बेलहुंगल वो इलाका है जहां पर प्रधानमंत्री आज चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। तो मुदाबिद्रे, अंकोला और बेलहुंगल में प्रधानमंत्री की चुनावी रैलियों को लेकर तैयारियां तेज कर ली गई हैं और उम्मीद है बीजेपी को कि अपार जन समर्थन इस चुनावी रैली में प्रधानमंत्री को देखने के लिए लोग आएंगे, उन्हें मिलेगा। और बीजेपी धुआंधार प्रचार में लगी हुई है। कर्नाटक अरण जीतने के लिए सभी सियासी पार्टियों ने अपनी पूरा दमखम लगा रखा है।
और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में कल फिर हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा।